वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 5 अक्टूबर 2021 और 5 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 को पटना यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था और अब आपको बताया था कि इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 105वां। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया है कि 1 अक्टूबर 2021 को पटना यूनिवर्सिटी का 105वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखा कीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में 3 अक्टूबर 2021 को बिहार के किस जिले का 157वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गया जिले का भी हाल ही में 3 अक्टूबर 2021 को 157वां स्थापना दिवस मनाया गया। आपको यहाँ पे बता दूं कि हाल ही में 3 अक्टूबर 2021 को गया जिले ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और यह 157वां स्थापना दिवस है, जो कि जिला प्रशासन ने स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किया और साथ ही साथ स्थापना दिवस कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई ये साइकिल रैली से की गई। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर गया जिले से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि वर्ष 1865 में गया को पूर्ण जिले के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ था। ये यहाँ पर ये डेट याद रखिए, 1865 में 3 अक्टूबर 1865 को गया जिले को पूर्ण जिले के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ था। फिर 1976 में गया जिला से विभक्त कर 2 नए जिलों औरंगाबाद और नवादा का सृजन किया गया था। यह ध्यान रखिए, गया जिला से विभक्त करके 2 जिला का निर्माण किया गया था, जो कि औरंगाबाद और नवादा। अब यहाँ पर इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि गया में ही फल्गु या फिर निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सारी संबंधित चीजें यहाँ से आप याद रखिए। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हालांकि थोड़ा सा आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में फल्गु या फिर निरंजना नदी के तट पर हुई थी। तो ये सारी संबंधित जानकारी को यहाँ से आप याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं गया जिले की। गया जिले के मैप को यहाँ पर देख सकते हैं आप, लेकिन हम लोग यहाँ पर बिहार वाले मैप पर गया जिले की स्थिति को देखेंगे। गया जिला आखिर है कहाँ बिहार वाले मैप पर, और जब आप बिहार वाले मैप पर नजर डालेंगे तो ये आपको यहाँ पर नीचे गया जिले की स्थिति देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गया जिले की चौहद्दी क्या है और साथ ही साथ गया जिले की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए, गया जिले की जो चौहद्दी है ये है नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद। अगर हम बात करें गया जिला की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो हो गया हमारा नवादा, दूसरा हो गया हमारा नालंदा, तीसरा हो गया हमारा जहानाबाद, चौथा हमारा हो गया अरवल और 5वां हमारा हो गया औरंगाबाद। तो कुल मिलाकर 5 जिले ऐसे हैं जो कि गया के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और मैंने यहाँ पे आपको कई बार बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो गया जिला है ये बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मगध प्रमंडल है इसका जो मुख्यालय है ये है गया, यानी कि हेडक्वार्टर जो मगध प्रमंडल का ये है गया। और इसके अंतर्गत जो जिले हैं ये 5 जिले हैं, जिनमें कि गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गया जो जिला है ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है और मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट भी याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार बोर्ड के टॉपर्स छात्र और छात्राओं को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रमन अवार्ड। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर इस बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में रमन प्रकाश बंका आईपीएस स्मृति ट्रस्ट पटना द्वारा रमन अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि रमन प्रकाश बंका आईपीएस स्मृति ट्रस्ट पटना द्वारा रमन अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया और जिसमें बिहार बोर्ड के शीर्ष छात्र छात्राओं को रमन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर बात आती है यह सम्मान स्वरूप क्या प्रदान किया जाता है। तो अगले पॉइंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रमन अवार्ड के रूप में 1 लाख रुपए की राशि, 1 पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है और साथ ही साथ संयुक्त रूप से टॉपर्स को 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाती है। ये इस अवार्ड से संबंधित बातें, इसे याद रखिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगले पॉइंट में कि शहीद रमन प्रकाश बंका के स्मृति में वर्ष 2015 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर के सभी निकाय तथा मैट्रिक्स के टॉपर को रमन अवार्ड से अलंकृत किया जा रहा है, यानी कि 2015
2015 से ये मतलब शुरू किया गया है। आपको ध्यान रखना है इसके तहत, यानी कि शहीद रमन प्रकाश बंका की स्मृति में ये दिया जा रहा है। और 2015 से जितने भी टॉपर हैं मैट्रिक और इंटर के सभी निकाय से, तो सभी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, जो भी टॉपर हैं बिहार बोर्ड के। आपको यहाँ पर ये सारी संबंधित चीजें याद रखना है कि रमन अवार्ड इसका नाम है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर कहाँ गांधी चित्र प्रदर्शनी सह खादी मेले का आयोजन किया गया? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजधानी पटना में, बिहार के राजधानी पटना में अभी हाल ही में चित्र प्रदर्शनी सह खादी मेले का आयोजन किया गया। आपको यहाँ पर इस बार बता दूं कि गांधी जयंती के अवसर पर पटना में गांधी चित्र प्रदर्शनी सह खादी मेले का आयोजन किया गया है। और यह 3 दिवसीय प्रदर्शनी था, जो कि पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में आयोजित किया गया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी है जो कि आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। आप सभी को पता है कि रिसेंटली बीपीएससी मेकर ऐप लॉन्च हुआ है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पेड मेंबर हैं जिनको यहाँ पर जो ऐप में लॉगिन करने के बाद या फिर रजिस्टर करने के बाद उनको कोर्स में कुछ नहीं दिखा रहा, ब्लैंक आ रहा, परचेज करने के लिए कर रहा। तो आपको बता दूं कि आपको कोई भी कोर्स परचेज नहीं करना। जो भी ऑलरेडी पेड ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे टेलीग्राम पे, उन लोगों को कोई भी मतलब कर सकते हैं, कोई भी पेमेंट नहीं करना ऐप पर। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपने पेमेंट किया था और जिस नंबर पर आपको पेमेंट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट हमें सेंड किया था, जिस नंबर पे आपको मटेरियल गया था या फिर मटेरियल का लिंक गया था और साथ ही साथ पेड ग्रुप का जो लिंक गया था, आपको ध्यान रखना है उसी नंबर से आपको इस ऐप पर रजिस्टर करना है। एक बार यहाँ पे पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि आपको उसी नंबर से ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना है जिस नंबर पर आपको हमारे पेड ग्रुप का लिंक गया था और साथ ही साथ जो तमाम मटेरियल सेंड हुए थे, आपको उसी नंबर से यहाँ पर रजिस्टर करना है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेगा। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेगा, जो हमारे पेड मेंबर नहीं भी हैं तो वो भी इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे मटेरियल है उसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेकर के अपनी तैयारी का आप आकलन कर सकते हैं। आप हमारे टेस्ट सीरीज को, कुछ टेस्ट सीरीज वहाँ पे फ्री में क्रिएट है, तो आप वहाँ पर डाउनलोड करके लॉग इन करके उसको दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान सिपेट का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में जो इसका उद्घाटन हुआ है, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान जयपुर में भी इसका उद्घाटन किया गया है। आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर राजस्थान में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड तकनीकी संस्थान यानी कि सिपेट का उद्घाटन किया। शॉर्ट में इसका नाम है सिपेट। तो अभी हाल ही में ये राजस्थान जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया वर्चुअली। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह एक आत्मनिर्भर इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान है जो कि समर्पित रूप से पेट्रोकेमिकल्स एवं संबद्ध उद्योगों की जरूरतों को पूरा करेगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक डाटा है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत में वर्तमान में 23 रिफाइनरी कार्यरत हैं और भारत वर्ष 2025 तक अपनी शोधन क्षमता को 400 मिलियन पर बढ़ाने की योजना बना रही है। तो ये भी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 5वां प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में डीजी सक्षम कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर यह है भूपेंद्र यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने डीजी सक्षम कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ये है अभी वर्तमान में भूपेंद्र यादव, इन्हीं के द्वारा ये डीजी सक्षम कार्यक्रम लॉन्च किया गया। यह डिजिटल कौशल कार्यक्रम युवाओं के डिजिटल कौशल में सुधार करके उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यही उसका उद्देश्य है जिस उद्देश्य के साथ इसे लॉन्च किया गया। आपको ध्यान रखना है कि इस कार्यक्रम की मदद से युवाओं के डिजिटल कौशल में सुधार किया जाएगा और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जाएगा। ये यहाँ पर आपको याद रखना। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। डीजी सक्षम माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की संयुक्त पहल है और इन्हीं दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसे शुरू किया गया। आपको ध्यान रखना है, ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और साथ ही साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की यह एक संयुक्त पहल है। अब यहाँ पे हमारा इसी में अगला पॉइंट है और यह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को समर्थन देने के सरकार के चल रहे कार्यक्रमों का ही विस्तार है या फिर इसी का ही एक रूप है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने डीजी सक्षम पहल के बारे में लिखा है कि डीजी सक्षम पहल के तहत पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल और एडवांस कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और इसी को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में ये मतलब कि इसे लॉन्च किया गया। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इसका एक ही उद्देश्य है कि युवाओं के डिजिटल कौशल में सुधार करके इनको मतलब कि रोजगार प्राप्त करने में इसकी क्षमता को विकसित करना। ये तमाम चीज़ें यहाँ से याद रखिए और इसी के मतलब कि अंतर्गत यहाँ पर 3 लाख युवाओं को मतलब ये प्रशिक्षण दिया जाएगा पहले वर्ष में।
अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस मिशन का नाम है अमृत। तो अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ किनके द्वारा भी हाल ही में किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया या फिर इसका शुभारंभ किया गया। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 और साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया है। यहाँ पर आपको दोनों ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में अटल मिशन अमृत और साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन शहरी, तो दोनों के दूसरे चरण का शुभारंभ अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और इसे नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो ये दोनों को यहाँ से आप याद रखें। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने इसके बारे में लिखा, इस योजना के बारे में, कि इन योजनाओं का उद्देश्य है सभी शहरों को कचरा मुक्त करना और साथ ही साथ शहरों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये इसका उद्देश्य है इस योजना का, जो कि अभी हाल ही में इसका दूसरा चरण लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने अमृत के बारे में लिखा है कि जो अटल मिशन अमृत है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में अमृत मिशन लॉन्च किया था। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको लगे कि ये आपके लिए, आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ का और भी ध्यान रखिएगा कि अब तक जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए जनवरी से लेकर के अब तक, सारे का यहाँ आपको प्लेलिस्ट में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात यहाँ पे PDF का, तो जनवरी से लेकर के अब तक के सारे मंथ का करंट अफेयर्स का PDF का लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मंथली वाइज, तो वहां पर भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को हाल ही में जिदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। जिदान पुरस्कार 2021 से भी हाल ही में किस देश की डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। भारत के रहने वाले हैं डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। आपको यहाँ पर इस बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में भारत की डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को जिदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है, यह पुरस्कार उन्हें जिदान पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया, ये याद रखिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी के अतिरिक्त अमेरिकी प्रोफेसर एरिक हनुसेक को भी यह जिदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पर दोनों को इस इमेज में देख सकते हैं। ये है यहाँ पर इधर साइड में डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी जो कि भारत की है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं अमेरिकी प्रोफेसर एरिक हनुसेक हैं, जो कि इन दोनों को संयुक्त रूप से नहीं बल्कि इन दोनों को मतलब इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिदान पुरस्कार से, ये याद रखें। और इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है, इन्हें शिक्षा के विकास के लिए जिदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ये याद रखिए। अब यहाँ पे बात आती है जिदान पुरस्कार की। तो जिदान पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 2016 में जिदान पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यह सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। थोड़ा सा मतलब हट के प्रश्न है, तो पुरस्कार से भी संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारी संबंधित जानकारी को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 8वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सुरक्षा में संयुक्त कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया है। तो ये अभी हाल ही में निर्णय भारत और अमेरिका के मतलब संयुक्त रूप से लिया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत और अमेरिका ने रक्षा औद्योगिक सुरक्षा में संयुक्त कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। और ये दल आधुनिक और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रक्षा उद्योगों के बीच सहभागिता के लिए एक दूसरे देशों की नीतियों और कार्य प्रणाली के तालमेल के लिए समय समय पर बैठकें करेगा, यही इसका उद्देश्य है। और यहाँ पर देखिए मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि हालांकि भारत और अमेरिका के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौते पर दिसंबर 2019 में हस्ताक्षर किया गया था। और यहाँ पर आप कह सकते हैं ये इसका दूसरा चरण भी आप कह सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना भी हाल ही में यह भी समझौता हुआ है, मतलब संयुक्त रूप से दोनों देशों के बीच, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में। तो ये सारी संबंधित जानकारी याद रखिए। यहाँ पर जो मैंने इस दूसरे वाले पॉइंट में लिखा है, यही इसका उद्देश्य है। ये दोनों दल आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में रक्षा उद्योगों के बीच, यानी कि एक दूसरे की नीतियों पर कार्य प्रणाली के बीच तालमेल को मतलब समझने के लिए और समय समय पर यह बैठकें आयोजित करेगा, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि नाबार्ड ने हाल ही में भारत के किस राज्य में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दी है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, ये एक पशु है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी के मतलब कर सकते हैं पालन के लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दी। और साथ ही साथ इस योजना के तहत याक चरवाहों को उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए ऋण हासिल करने में मदद करेगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि यह योजना अरुणाचल प्रदेश के
पश्चिम कामोंग जिले के द्रांद में स्थित ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक यानी कि NRCY द्वारा शुरू किया गया था, जिसे कि अभी हाल ही में मतलब नाबार्ड के द्वारा ये योजना मतलब कि प्रदान की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिखा, यह जो योजना है यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत काम करता है। तो ये सारी जानकारी आप लोग यहाँ से याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर। अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक, मिजोरम की राजधानी आइजल और मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। जो राजधानी वाला प्रश्न है ये भी आपसे कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको तमाम जो 28 राज्य हैं सभी का राज्य और राजधानी याद होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन आयोजित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में मणिपुर में नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन आयोजित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक गलती हो गया ऑप्शन को सेट करने में। मणिपुर तो एक आप लोग जानते हैं, मणिपुर राजधानी इम्फाल, तो मणिपुर एक राज्य है। लेकिन यहाँ पर देखिए गंगटोक एक राज्य की राजधानी जो कि सिक्किम की राजधानी, यहाँ पर राजधानी का नाम लिखा गया जो कि एक्चुअली में यहाँ ऑप्शन के अनुसार सटीक नहीं, क्योंकि ये राज्य का नाम अगर है तो यहाँ पर राज्य का होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है तो यहाँ पर भी राज्य का नाम होना चाहिए। और जो ये गोवा है तो गोवा की राजधानी है पणजी, तो ये भी एकदम सही है ऑप्शन है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन में यहाँ पे गलती है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में ऑप्शन के आधार पर हम देखें तो मणिपुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये मणिपुर में यह उत्सव जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल में ये शुरू किया गया था। ये आपको ध्यान रखना। और यह उत्सव नृत्य और संगीत का 3 दिवसीय उत्सव था जो कि 2 अक्टूबर 2021 को समाप्त हुआ है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट इस नृत्य उत्सव से लिखा है कि यूनेस्को ने वर्ष 2013 में मणिपुर नट संकीर्तन को मान्यता दिया था। तो ये भी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीयूष गोयल के द्वारा अभी हाल ही में ये पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर हम लोग इस पोर्टल के बारे में जानते हैं, ये पोर्टल आखिर क्या कार्य करेगा। तो आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस पोर्टल को वाणिज्य सप्ताह सम्मान समारोह के दौरान लॉन्च किया गया है, जिसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO द्वारा आयोजित किया गया था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वाणिज्य सप्ताह सम्मान समारोह के दौरान इसे लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल का उद्देश्य यह होगा, यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा है, यह पोर्टल के तहत सरकार हर किसी को अपने व्यवसाय के लिए समान अवसर प्रदान करेगी, यानी कि सभी को समान सुविधा मिलेगी, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे इस पोर्टल के माध्यम से, जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, जो अपना व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये सारी संबंधित जानकारी याद रखिए। और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट होगा 12वां प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने हाल ही में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि BR कृष्णा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में एयर मार्शल BR कृष्णा ने चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला है। जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है एयर मार्शल BR कृष्णा। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का प्रश्न के नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अस्पताल में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन कितने बेड उपलब्ध हैं। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बताया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि अपना जो बिहार है ये सबसे नीचे है। आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे मतलब इस पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज को अटेंड करना चाहते हैं, चाहे तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें ज्वाइन करें, मैसेज करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अन्यथा आप हमारे जो प्ले स्टोर पे हमारा जो ऐप है वहाँ से भी उसे डाउनलोड करके वहाँ पर भी मेंबरशिप ले सकते हैं। दोनों जगह सेम कार्य करेगा, तो बेहतर तो यही होगा कि आप वहाँ पर जाकर के, अब ये प्ले स्टोर पर काम कर रहा है पूरी तरह से, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं। और वो तमाम चीज़ें जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर इसे पेड ग्रुप के तहत प्रदान किया जाता था, आप वो वहाँ पर आपको मतलब कि ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट में भी भाग ले पाएंगे और साथ ही साथ PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।